मालकिन ने 7,000 रुपए पर मुझे मुलाजिम रखा हुआ था, मगर वो सारा दिन मुझसे कोई काम ना लेती। रात होती तो कहती, चल मिट्टू पुत्र तैयार हो, कपड़े बदल ले। मैं मालकिन की खुशी की खातिर जी मालकिन कहता और 2 घोड़ा बोस की पहनकर तैयार हो जाता। लेकिन एक रात मालकिन ने 20,000 दिए और रात को कमरे में बुला लिया। उस रात मेरे होश उड़ गए जो मालकिन ने मेरे साथ। मैं हैरत से मालकिन को देख रहा था, दिल में कई सवालात सर उठा रहे थे। वो भाग भाग कर मेरे सामने घर के सारे ही काम कर रही थी, जबकि मैं खामोशी से सोफे पर बैठा उन्हें काम करता देख रहा था। आज ही तो उन्होंने मुझे अपने घर पर मुलाजमत के लिए रखा था। मैं सड़क पर बुने चने बेचा करता था, मगर आज सुबह ही मालकिन ने मुझे देखा तो मेरे पास चली आई। 1000 का नोट थमाकर मुझसे सारे चने खरीद लिए और बोली कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हें नौकरी भी दूंगी और रहने को घर भी। मैं तो था ही गरीब झोंपड़ी में रहने वाला। मालकिन की बात सुनकर फौरन उनकी बातों में आ गया और सब कुछ छोड़ छाड़ कर एसी वाली कार में बैठकर उनके घर आ गया। उन्होंने मुझे महाना 7,000 का मुलाजिम रख लिया। मैं भी खुश था कि मालकिन के छोटे मोटे काम करके इतने बड़े घर में रहकर ऐश करूंगा। मगर जब से मैं यहाँ आया था, मालकिन ने मुझे नए महंगे कपड़े दिए और बिल्कुल किसी शहजादे जैसे ठाट बाट देकर सोफे पर बैठा दिया, गोया मैं कोई मुलाजिम नहीं बल्कि उनका बेटा हूँ। मैं जब भी किसी काम को करने लगता तो मालकिन कहती, मिट्टू पुत्र तुम किसी भी काम को हाथ मत लगाओ, मैं सब कुछ खुद कर लूंगी, तुम बस आराम से बैठकर जूस पियो। मुझे हैरत हुई। खैर शायद ये मेरा पहला दिन था, इसलिए मालकिन मेरे साथ अच्छा रवैया रख रही थी। इतने बड़े घर में मालकिन अकेली ही रहती थी। शाम हुई तो मालकिन ने मुझे बोसकी का सूट दिया और बोली, मिट्टू पुत्र ये सूट पहनकर तैयार हो जाओ, हम बाहर घूमने जाएंगे। मैं उनके हर अंदाज पर दंग रह चुका था। आखिर वो इतनी अमीर खातून मुझ पर इस कदर मेहरबान क्यों हो रही थी? मगर ये सवाल ज्यादा देर मेरे जहन में न रह सका और मैं उनके साथ घर से बाहर चल पड़ा। हम रात गए तक बाहर घूमते रहे और मालकिन मुझे शॉपिंग करवाती रही। उन्होंने मुझे सबके सामने अपना बेटा कहकर पहचान करवाई। मेरी तो जैसे किस्मत ही बदल चुकी थी, पर खुश था कि चलो मेरी किस्मत ने कुछ तो पलटा खाया। मगर इस बात से अनजान के आगे जाकर मालकिन मुझे कितने बड़े काम के लिए इस्तेमाल करने वाली है। आधी रात को हम घर आए तो मैं शदीद थक चुका था। तभी मालकिन किचन में गई और कुछ देर बाद मेरे और अपने लिए दूध का गिलास लेकर बाहर आई। फिर मुझसे कहने लगी, मेरा मिट्टू पुत्र थक चुका होगा, चलो दूध पियो, इससे तुम्हें सुकून की नींद आएगी। मैंने फौरन वो नीम गर्म दूध लिया और एक ही सांस में पीकर वहीं सोने लगा। मालकिन बोली, मिट्टू तुम मेरे बेटे जैसे हो, आओ शाबाश तुम्हारे लिए मैंने कमरा तैयार किया है। मैं उनके बताए कमरे में चला गया और जो ही लेटा तो फौरन नींद आ गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो यूं महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बेहद करीब खड़ा मुझे घूर रहा है। मैंने जब बुखलाकर आंखें खोलकर देखा तो सामने मालकिन बाल खोले खड़ी थी। उनके बाल गीले थे, जिन्हें वो तौलिए से पोंछते हुए मेरे सराहने खड़ी बगौर मुझे देख रही थी। मुझे उठता देखकर वो थोड़ा पीछे हटी और बोली, मिट्टू तुम जाके कैसी नींद आई, रात सुकून से सोए ना? मैं जो मालकिन को देखकर मुतज़ब्ज़ब था, फौरन हाँ में सर हिला गया। मेरा पूरा वजूद दर्द से चूर था। शायद कल ज्यादा चलने फिरने की वजह से मेरी टांगों में दर्द हो रहा था। मैं कुछ समझ ना सका। इसके बाद मालकिन तैयार होकर घर से चली गई और कहने लगी, मिट्टू बेटा मैं शाम से पहले घर वापस आ जाऊंगी, तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहने के बाद उन्होंने मेरे माथे पर बोसा दिया और घर से बाहर चली गई। जिस कदर वो तैयार होकर घर से निकली थी, मैं हैरत में मुब्तला हो गया कि आखिर वो कहाँ जा रही थी। मैं सारा दिन यूं ही घर में अकेले बैठा रहा। मुझे बोरियत महसूस होने लगी थी, क्योंकि मैं तो बाहर सड़कों पर घूमने का आदी था। तरह तरह के लोगों के साथ मेरी दोस्ती थी। घर में आने के बाद तो जैसे मैं बाकी सबसे कटकर ही रह चुका था। सारा दिन यूं ही बोरियत में गुजर गया और शाम को मालकिन घर आई तो उनकी हालत देखकर मुझे अचंभा हुआ। वो मुझे काफी परेशान लग रही थी, मगर जब मैंने उन्हें सर ता पैर बगौर देखा तो मेरी हैरत का कोई ठिकाना नहीं रहा। मुझे ठीक से याद था कि मालकिन सुबह सुर्ख रंग का लिबास पहनकर घर से निकली थी। उन्होंने तो गले में कोई दुपट्टा भी नहीं ले रखा था, मगर अब जब वो वापस आई तो उन्होंने काले रंग का एक फ्रॉक पहन रखा था और सर पर स्कार्फ को इस तरह ले रखा था कि उनका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। उन्होंने अपने चेहरे पर बड़ा सा चश्मा और मास्क लगा रखा था। मैं तो पहले हैरान हुआ कि ये कौन औरत घर में घुसी चली आ रही है, मगर जब उसने अपने चेहरे से चश्मा और मास्क उतारा तो वो मालकिन थी, जो काफी परेशान दिखाई दे रही थी। मगर मुझे देखते ही फौरन अपने तासुरात बदल लिए। मैं फिर भी उनका नौकर था, इसलिए उनसे कोई सवाल ना किया। वो जब घर के अंदर दाखिल होने के बाद अपने कमरे में दाखिल होने लगी तो तभी उनका पर्स उनके हाथ से छूटकर गिरा और खुल गया। जैसे ही पर्स फर्श पर गिरा तो उसमें से कई हजार के नोट फर्श पर बिखरते चले गए। मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई थी। इतने ज्यादा पैसे मैंने आज तक जिंदगी में एक साथ नहीं देखे थे, जितने अभी उस वक्त मालकिन के पर्स से गिर गए थे। मालकिन हड़बड़ा कर मेरी जानिब देखने लगी और फिर फौरन नजरें चुराकर वो सारे पैसे जमीन से उठाकर अपने पर्स में डालते हुए कमरे में चली गई। मैं हैरत से खड़ा उन्हें देखता रह गया। आखिर उनके पास इतने पैसे आए कहाँ से थे? मेरी उम्र उस वक्त 15 साल थी
मैं अच्छे बुरे की तमीज जानता था। मुझे मालकिन की ये बात तशवीश में मुब्तला कर चुकी थी। जब वो घर से गई थी तो उनके पर्स में इतने पैसे नहीं थे। उन्होंने मेरे सामने ही सिर्फ चंद हजार के नोट अपने पर्स में डाले थे। मगर अब जब वो घर वापिस आई हैं तो उनके पास हजारों कहाँ से आए थे। मेरे दिल में अजीबो गरीब से वसवसे आने लगे थे, मगर मैं फिलहाल चुप रहा। कुछ देर बाद मालकिन फिर तैयार होकर मेरे पास आई और स्पेशल बोस्की का सूट मुझे देते हुए बोली कि मिट्टू बेटा तैयार हो जाओ, आज तुम्हें मैं शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊंगी। मैं मालकिन की बात मानते हुए खामोशी से वो नीला सूट पहनकर तैयार हो गया और फिर हम दोनों मालकिन की गाड़ी में रेस्टोरेंट के लिए निकल गए। मालकिन की नजरें अजीब बेचैन सी थी। वो वहां पर बैठ गई, लोगों को घूर कर देखती, खासकर वहां बैठे मर्दों पर तो उनकी अजीब ही नजर थी। जो भी उनकी जानिब पलट कर देखता तो वो उसे मुस्कुरा कर देखती। वो वहाँ खाना खाने के बहाने वहाँ मौजूद सभी लोगों को बहुत देर तक देखती रही। न जाने क्यों, मगर मुझे मालकिन की आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। मैंने खामोशी से अपना खाना खत्म किया और फिर हम वापस घर आ गए। मैं एक हफ्ता ही मालकिन के पास मुश्किल रह सका था। उनके पास ढेरों कीमती चीजें थी और उन्होंने मुझे भी कीमती से कीमती सामान ला कर दिया था। मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी होने के बावजूद मुझे उनके साथ रहकर बेसुकूनी सी महसूस हो रही थी। न जाने ऐसा क्यों था, मगर मेरा दिल वहां से कोफ्त खाने लगा था। मैं ये चाहता था कि किसी तरह मालकिन को कहकर वापस अपनी झोंपड़ी में ही चला जाऊं, मगर जब मालकिन मुझे कीमती तोहफे और शॉपिंग करवाती तो एक बार फिर उस आराम और आराइश की जिंदगी को छोड़ने का मेरा दिल ही ना मानता। मालकिन रोजाना सुबह सुबह घर से चली जाती और शाम तक घर से बाहर ही रहा करती थी। जब भी वापस आती तो उनके पास पैसे होते। वो जिससे भी मिलती तो मेरा तारुफ यूं करवाती कि ये मिट्टू मेरा बेटा है और हम दोनों शहर में 1 माह पहले ही आए हैं। मैं खामोशी से मालकिन की हर बात पर हाँ में हाँ मिलाता जाता। एक रोज मालकिन बोली कि मिट्टू मेरे साथ चलो, मैंने ज्वेलरी शॉप से अपने लिए नया जेवर लेना है। मेरी तबीयत उस रोज काफी खराब थी, मगर इसके बावजूद मैं मालकिन को मना न कर सका और मजबूरन तैयार होकर उनके साथ ज्वेलरी शॉप पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर तो हर सो अलग ही रौनक थी। जेवरात की चमक देखकर मेरी आंखें चंदिया कर रह गई थी। मालकिन वहां पर बैठकर तरह तरह के जेवर पसंद करने लगी। मैं फटी आंखों से चारों जानिब उस दुकान को देखने लगा जहाँ इस कदर कीमती जेवरात पड़े थे कि इंसान सोच भी नहीं सकता। वो शहर की सबसे बड़ी दुकान थी। मालकिन ने वहां पर 3 सोने के हार पसंद किए जो दुकान के सबसे कीमती और खूबसूरत हार थे। मालकिन ने जब उनकी कीमत पूछी तो वो लाखों में थी। मालकिन ने मुस्कुराकर मुकाबिल खड़े शख्स को देखा और फिर अपने पर्स से कुछ पैसे और क्रेडिट कार्ड निकालने लगी। मालकिन ने जूं ही पर्स खोला तो उनके चेहरे पर परेशानी छा गई। वो परेशानी से मेरी जानिब देखने लगी और फिर खौफ से पर्स को खंगालने लगी। शर्मिंदगी से कहने लगी, मैं माजरत खा हूँ, मैं अपना क्रेडिट कार्ड लाना भूल ही गई। तभी दुकान के मालिक ने उन तीनों जेवरात को वापस पैक करते हुए कहा कि आप अपना क्रेडिट कार्ड ले आए, तब तक मैं आपको ये हार देता हूँ। मगर मालकिन जिद करते हुए बोली कि नहीं, आपकी शॉप बहुत बड़ी है, अभी कोई और आकर ले जाएगा। मैं नहीं चाहती कि कोई और शख्स खरीद कर ले जाए। आप ये मुझे दे दें, मैं आपको पैसे ला कर देती हूँ। मेरा बेटा मिट्टू यहीं आपकी दुकान में बैठा है, मैं 10 मिनट में पैसे देकर वापस आती हूँ। दुकानदार पहले तो ना माना, मगर जब उन्होंने मेरा नाम लिया तो दुकानदार मान गया। मालकिन जेवरात लेकर अपने घर की जानिब चली गई और मुझे बोली कि मिट्टू बेटा तुम यहीं पर बैठो, मैं पैसे लेकर आती हूँ। मैं उनकी बात मानते हुए वहीं बैठ गया और आसपास देखने लगा। इतनी देर यूं ही गुजर चुकी थी, पहले 10 मिनट और फिर आधा घंटा, यहाँ तक कि 1 घंटा बीत चुका था, मगर मालकिन अभी तक वापस नहीं आई थी। मैं वहां बैठकर थक चुका था। दुकानदारों की भी नजर मुझ पर थी, वो मुझे अपनी आंखों से ओझल होने ही नहीं दे रहे थे। मेरी तबीयत तो पहले ही काफी खराब थी, वहां पर बैठना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। न जाने मालकिन कहाँ रह गई थी। दुकानदार बार बार घड़ी देखता रह गया और फिर आखिरकार मेरे पास आया और बोला, तुम्हारी अम्मी अभी तक वापस क्यों नहीं आई? 2 घंटे बीत चुके हैं, हमने अपनी दुकान भी बंद करनी है। मैं उन्हें क्या जवाब देता, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं था। कितनी देर गुजर चुकी थी। अब तो दुकानदार भी गुस्से में आ चुका था। मेरे पास आकर बोला, तुम्हारी अम्मी अभी तक वापस क्यों नहीं आई? हमने दुकान भी बंद करनी है। मैंने इस बार दुकानदार से कहा कि वो मेरी मालकिन है, मेरी अम्मी नहीं है। मेरी बात सुनकर उस शख्स के माथे पर बल पड़ गए थे। एक पल में उसका चेहरा दर्द हो गया। वो कहने लगा कि ये तुम क्या कह रहे हो? वो तुम्हें अपना बेटा बता रही थी। मैंने उन्हें सब कुछ तफसील से बताते हुए कहा कि मैं उनका बेटा नहीं बल्कि नौकर हूँ। वो चंद रोज पहले ही मुझे अपने यहाँ मुलाजिम रखने के लिए लाई थी, मगर सबके सामने मुझे अपना बेटा बताती हैं। उस दुकान के 2-3 मालिकान भी मेरे करीब आकर खड़े हो गए और आपस में चैमगोइयां करने लगे। मैं तो उनकी बात अब तक नहीं समझ पा रहा था। आखिर उन लोगों ने मुझे अपने साथ लिया और बोले कि अपने मालकिन के घर तक हमें ले जाओ। मैंने उन्हें घर का रास्ता बताया और उस बड़े से घर के बाहर पहुंचा, मगर मुझे हैरत का झटका तो तब लगा जब उस दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। अब तो मेरी शामत आ चुकी थी। उन लोगों ने बिपर कर मुझे गिरेबान से पकड़ लिया और गुस्से से बोले, देख लड़के, ड्रामे बंद कर, सीधी तरह बता के तेरी मालकिन कहाँ है, वरना तुझे पुलिस के हवाले कर देंगे।
वो हमारा लाखों का सामान चोरी करके चली गई है। ये मालकिन मुझे कैसी दलदल में फंसा कर चली गई थी। मैं रोने लगा और हाथ जोड़कर कहने लगा कि मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। मैं तो जानता भी नहीं कि मालकिन किधर गई हैं। उन्होंने फौरन पुलिस को खबर की और इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दी। जब तमाम तर तफ्तीश की गई तो पता चला कि वो औरत एक माह पहले ही शहर में आई थी और ये घर किराए पर लिया था और फिर कल ही वो घर का किराया दिए बगैर अपनी तमाम तर जरूरियात और सामान उठाकर भाग चुकी थी। दुकानदार ये सुनने के बाद सर पीट कर रह गया, जबकि मैं अभी तक हैरत से सब कुछ सूरत हाल समझने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने मेरे बारे में तफ्तीश की तो उन्हें मेरी असलियत भी पता चल गई कि मैं तो एक आम सा झोंपड़ी में रहने वाला लड़का हूँ जिसे पैसे देकर मालकिन ने अपने घर में रखा था। मैं तो सदमे की कैफियत में था कि आखिर मालकिन जैसी मासूम दिखने वाली औरत इस हद तक खतरनाक भी हो सकती थी। वो तो मुझे मिट्टू बेटा बुलाया करती थी, शायद इसलिए उसने दुनिया की नजर में मुझे अपना बेटा बताया ताकि वक्त आने पर वो यूं मेरा इस्तेमाल कर सके। मैं एक जुर्जुरी लेकर रह गया था। पुलिस मालकिन को ढूंढती रही मगर मालकिन का तो इस शहर से सफाया ही हो चुका था। वो किसी को भी नहीं मिली। कई रोज तक पुलिस ने मुझे भी शामिल तफ्तीश रखा और मुझसे मालकिन के बारे में पूछते रहे। मुझे जो कुछ इल्म था मैंने उन्हें साथ साथ बताता रहा। मुझे मालकिन के साथ गुजरा हुआ वक्त याद आने लगा जब वो रोजाना सुबह सुबह घर से निकल जाया करती और शाम को ढेरों पैसे लेकर घर आया करती थी। मैंने इस बात का जिक्र भी पुलिस वालों से किया और जब उन्होंने मालकिन की मजीद तफ्तीश की तो लोगों से पता चला कि वो औरत तो एक नंबर की फ्रॉडन थी। अपने हुस्न के जाल में मर्दों को फंसाती थी और हाथ की सफाई उसे बखूबी आती थी। वो हर रोज महंगे रेस्टोरेंट और पार्क में जाती और वहाँ पर लोगों के साथ मिलकर उनकी जेब का सफाया कर जाती थी और मासूम लोग उस औरत के झांसे में आ जाया करते थे। मालकिन बेस बदलकर चोरियां करने की माहिर थी। तभी तो उस रोज जब कुछ लोगों ने उसे देखकर उसका पीछा करना चाहा तो फौरन अपने कपड़े बदलकर, अपना हुलिया बदलकर वो घर की जानब आई थी ताकि लोग उसे पहचान ना सके। मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इतनी खतरनाक औरत से मेरा वास्ता पड़ सकता है जिसने अपने मतलब के लिए मेरा इस्तेमाल किया था। जब तफ्तीश खत्म हुई तो मुझे वापस मेरी झोंपड़ी में छोड़ दिया गया। मैं तो पल भर में गोया आसमान से जमीन पर ला गिराया गया था। मुझे वो चंद रोज मालकिन के साथ गुजरे हुए याद आने लगे। कहाँ वो एसी वाला कमरा और कहाँ ये झोंपड़ी जिसकी छत से निकलती गर्म सूरज की किरणें मेरा वजूद झुलसा रही थी। मगर खैर मैं इसे ख्वाब समझकर भूल गया और वापस चने बेचने लगा। मगर इस वाक़ये के बाद एक फायदा हुआ था कि मैं दोबारा किसी भी अमीर औरत के झांसे में नहीं आया। कई रोज तक मालकिन के खिलाफ एक टीम लगी रही मगर उन जैसे तो हजारों इस मुल्क में घूम रहे थे। जब वो ना पकड़े गई तो मालकिन कैसे पकड़ी जाती, ना जाने अब वो कहाँ किस शहर में जाकर लोगों को ठग रही होगी और मुझ जैसे मासूम लोगों को अपने पास लाकर अपना मतलब पूरा करवा रही होगी। खैर मैं दोबारा टोकरी में बुने हुए चने रखकर बस अड्डे पर बेचने के लिए निकल गया। थोड़ी सी तकलीफ तो जरूर हुई थी लेकिन जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक हासिल किया था।